बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इससे पहले आप इस कहानी की एक किस्त सुन चुके हैं और अब किस्त नंबर 2 मुलाहिज़ा फरमाएं। मुझे एक बार फिर हथकड़ी लगा दी गई थी। स्टीयरिंग मुकद्दम ने संभाल लिया और आचर और मीरा मेरे सामने वाली सीट पर बैठे थे। मीरा जरा सा साइड में था और आचर मेरे बिल्कुल सामने बैठा था। तुम लोग कौन सा रास्ता पकड़ोगे? रईस कुब्बू ने मुकद्दम से पूछा। नगर पार वाला वडेरा साईं, मुकद्दम ने जवाब दिया। सुलेमान शाह भी तो रास्ते में हमारा इंतजार कर रहा होगा, उसे साथ लेकर हम घाटियों की तरफ निकल जाएंगे। घाटियों की तरफ मत जाना, सुई गांव का रुख भी मत करना। दलदली इलाके के साथ साथ सफर करते हुए कदालिया की तरफ निकल जाना, वो रास्ता ज्यादा महफूज है, रईस कुब्बू ने कहा। जी साईं, मुकद्दम ने जवाब दिया। जीप हरकत में आ गई और रात की तारीकी और वीराने में हमारा सफर एक बार फिर शुरू हो गया। कच्चे रास्ते से निकलकर हम पुख्ता सड़क पर आ गए। ये सड़क वीराबाद से होती हुई नगर पार की तरफ चली गई थी। मुझे समझने में देर न लगी कि ये लोग मुझे सरहद पार ले जाना चाहते थे। मैंने अभी तक उनमें से किसी से नहीं पूछा था कि ये लोग मुझे इस तरह अगवा करके सरहद पार क्यों ले जा रहे हैं। मैंने अपने आप को वक्त के दायरे पर छोड़ दिया। तकरीबन 1.5 घंटे बाद सामने ऊँगती हुई सी कुछ रोशनियां दिखाई देने लगी। वो नगर पार नाम का छोटा सा शहर था, लेकिन जीप उस तरफ जाने की बजाय पुख्ता सड़क से उतरकर कच्चे रास्ते पर आ गई और शहर के दूरी से होती हुई दूसरी तरफ निकल गई। तकरीबन 15 मिनट मजीद चलने के बाद मुकद्दम ने जीप रोक ली। 2 मरतबा हेडलैम्प से सिग्नल देकर बुझा दिया गया। चंद सेकंड बाद एक आदमी झाड़ियों से निकलकर जीप के करीब आ गया। वो सुलेमान शाह था, जो न जाने कब से यहाँ खड़ा हमारा इंतजार कर रहा था। उसके बैठते ही जीप हरकत में आ गई। इस मरतबा मुकद्दम ने हेडलैम्प्स नहीं जलाए थे और रास्ता भी तब्दील कर लिया था। सूरत क्या है? मुकद्दम ने पीछे मुड़कर सुलेमान शाह से पूछा, जो मेरे साथ बैठा हुआ था। सब ठीक है, रफ्तार बढ़ा दो, सुलेमान शाह ने जवाब दिया। मुकद्दम ने जीप की रफ्तार बढ़ा दी। सख्त और जमी हुई रेत थी, रास्ता बहरहाल नाहमवार था, जिससे जीप उछल रही थी। रूदार झटके लग रहे थे। मैंने हथकड़ी वाली हाथ से पाइप को भी मजबूती से पकड़ रखा था। थोड़ा ही फासला तय करने के बाद छोटे छोटे टीले शुरू हो गए। तारीकी में बहुत दूर पहाड़ियों के तारीख से एवले भी दिखाई दे रहे थे। जीप उन पहाड़ियों के गिर्द चकराती दौड़ती रही और फिर एक जगह रुक गई। उस वक्त 4 बज रहे थे। सुलेमान शाह छलांग लगाकर पिछली सीट से उतरा और ड्राइविंग साइड पर मुकद्दम के करीब जा खड़ा हुआ। उसके इशारे पर मुकद्दम ने इंजन बंद कर दिया और वो दोनों किसी किस्म की आवाज सुनने की कोशिश करने लगे। 10 मिनट गुजर गए। हर तरफ वीराना और सन्नाटा था। कहीं से कोई मामूली सी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। और फिर घू घू की आवाज सुनकर मैं भी चौंक गया। वो किसी गाड़ी के इंजन की आवाज थी और गालिबन जीप ही थी। ऐसे इलाकों में 4 व्हील ड्राइव जीप ही चल सकती थी। आवाज लम्हा बलम्हा वादे होती जा रही थी और फिर यूं लगा जैसे वो गाड़ी हमारे सामने वाले टीले की दूसरी तरफ से गुजरी हो। सुलेमान शाह उस गाड़ी की आवाज करीब आने से पहले ही टीले पर चला गया और फिर गाड़ी की वो आवाज रफ्ता रफ्ता दूर होती चली गई। सुलेमान शाह दौड़ता हुआ टीले से उतर आया। निकल जाओ, निकल जाओ, वो हाथ हिलाते हुए बोला। इस वक्त रास्ता बिल्कुल साफ है, जीप को जितनी तेज चला सकते हो चलाकर निकल जाओ। मुकद्दम ने एक जोरदार झटके से जीप को आगे बढ़ा दिया। सुलेमान शाह वहीं रुक गया और मैं जानता था कि वो 2-3 घंटों में अपने ठिकाने पर पहुंच जाएगा। जीप टीले के ऊपर से घूमकर तेज रफ्तारी से दौड़ने लगी। ये रास्ता ज्यादा ना हमवार था, बड़े जबरदस्त झटके लग रहे थे। मैं 2 मरतबा अपनी सीट से गिरा था। तकरीबन आधे घंटे तक जीप उसी तरह दौड़ती रही और फिर उसकी रफ्तार कम हो गई। उन सब ने इत्मीनान के सांस लिए। रात इख्तिताम पजीर थी। डेंजर जोन से निकल आने के बाद वो सब मुतमईन हो गए थे। रात की इब्तदाई हिस्से में अगरचे मुझे बड़े जोर की नींद आ रही थी, लेकिन नींद का कुछ दूर तक नामो निशान तक नहीं था। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे हुए मीरा और आचर बार बार ऊँग रहे थे। उन्हें इस तरह ऊँगते देखकर मेरे जहन में अचानक ही एक ख्याल उभरा और मैंने उस ख्याल को अमली जामा पहनाने का फैसला कर लिया। मैंने आगे देखा, वो खूबसूरत हसीना मुकद्दम से बातें कर रही थी। मैं कनखियों से मीरा और आचर की तरफ देखने लगा। मीरा अगली सीट की पूंछ से टेक लगाए ऊँग रहा था। आचर सीट पर कदरे पीछे की तरफ बैठा था। उसकी कलाशिनकोव गोद में थी। एक हाथ कलाशिनकोव पर था और दूसरे हाथ से कंधे के करीब पाइप को पकड़ रखा था। मेरा एक हाथ पाइप से हथकड़ी में था और दूसरा आजाद था। मैंने कनखियों से एक बार फिर सूरत का जायजा लिया और आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने से पहले मैंने ये बात खास तौर से नोट की थी कि आचर मेरी तरफ देख रहा था। 2 मिनट बाद मैंने आंख में जरा सी जुड़ी पैदा करके देखा। आचर की आंखें बंद हो चुकी थी। वो ऊँगने लगा था। मैं बहुत मुताद अंदाज में सीट पर आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ खिसकने लगा। मेरा अंदाज ऐसा था जैसे झटके लगने की वजह से सीट पर टिकना मुश्किल हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं सोच रहा था और अगर अपने मकसद में कामयाब ना हो सका तो ये लोग मुझे इस कदर मार लगाएंगे कि पिछली सारी मार भूल जाऊंगा। ऊँगने के अंदाज में मेरी गर्दन नीचे झुक गई और जब मैंने हाथ आचर की गर्दन में रखी हुई राइफल की तरफ बढ़ाया तो उसकी आंखें खुल गई। शायद उसकी छठी इसने उसे किसी खतरे से खबरदार कर दिया था। मेरा हाथ अपनी राइफल की तरफ बढ़ते देखकर उसने बड़ी फुर्ती से राइफल संभालने और सीधा होने की कोशिश की, लेकिन मैं उससे ज्यादा फुर्तीला साबित हुआ। राइफल हाथ में आते ही मैं बड़ी तेजी से सीट पर सीधा होकर बैठ गया।
आचर चीखता हुआ मेरी तरफ झपटा, मगर मेरे पैर की जोरदार ठोकर से वो अपनी सीट पर उलट गया। उसकी चीख की आवाज सुनकर मीरा भी खड़बड़ा कर उठ गया और रिवॉल्वर वाला हाथ ऊपर उठा दिया। मैं इसी दौरान राइफल दोनों हाथों में संभाल चुका था। उसका रुख मीरा की तरफ करके मैंने ट्रैगर दबा दिया। बैक वक्त कई गोलियां शोर मचाती हुई मीरा के सीने और पेट में पेवस्त हो गई और वो सीट से उछलकर ऊंधे मुंह नीचे गिरा। मुकद्दम ने फौरन एक जीप रोक ली। वो सीट के साथ रखी हुई अपनी राइफल उठाना चाहता था, लेकिन मेरी राइफल से निकलने वाली गोलियों ने उसकी खोपड़ी के पर खचे उड़ा दिए। साथ वाली सीट पर बैठी हुई हसीना के मुंह से खौफनाक चीख निकली और वो दोनों हाथ मुंह पर रखकर अपनी सीट पर ऊंधी हो गई। मैंने फुर्ती से घूमकर आचर को राइफल की दर्द पर ले लिया। अपने दो साथियों को गोलियों से छिलनी होते देखकर वो खौफ से थर थर कांपने लगा था। आचर, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि तुमसे अपनी चोटों का हिसाब जरूर लूंगा और अब हिसाब का वक्त आ गया है। मुझे माफ कर दो साईं। वो दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। मेरे बाप, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे पाँव पकड़ता हूँ। वो जैसे ही आगे झुका, मैंने उसके मुंह पर जोरदार ठोकर मार दी और वो चीखता हुआ दोबारा अपनी सीट पर गिर गया। जेब से हथकड़ी की चाबी निकाल कर इस छोकरी को दो, मैंने कहा और फिर उस हसीना को मुखातिब करते हुए बोला, और छोकरी, इससे चाबी लेकर जीप से उतरो और इस तरफ आकर मेरी हथकड़ी खोलो। वो लड़की सीधी हो गई। आचर ने सीट के ऊपर से ही चाबी उसकी तरफ बढ़ा दी। वो नीचे उतर आई और जीप के ऊपर से घूमकर मेरी तरफ आ गई और हथकड़ी में चाबी लगाने की कोशिश करने लगी। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मैंने आचर को राइफल की जद पर ले रखा था। मुझे डर था कि वो मौके से फायदा उठाने की कोशिश ना करे, मगर मेरा अंदेशा बेबुनियाद ही निकला। वो सीट पर बैठा थर थर कांपता और माफी मांगता रहा। हथकड़ी खुलने में 2 मिनट लग गए। मैं उठकर खड़ा हो गया और आचर को जोरदार ठोकर मारते हुए बुर्राया, नीचे उतरो, मुझे माफ कर दो। मैंने उसे एक और ठोकर मार दी। मैं जानता हूँ कि जालिम हमेशा बुज़दिल होता है, दूसरों पर जुल्म करते हुए उसे जरा भी रहम नहीं आता, मगर जब अपनी बारी आती है तो गिड़गिड़ाने लगता है और रहम की भीख मांगने लगता है। मैं तो तुम्हें बहुत दलेर समझता था, लेकिन तुम तो बुज़दिल निकले। मैंने उसे धक्का देकर जीप से नीचे गिराया। जब तुमने और मीरा ने मेरी धुनाई की थी तो मैंने तुमसे माफी नहीं मांगी थी। अब तुम क्यों रहम की भीख मांग रहे हो? तुम्हें कम से कम अपनी मूंछों की तो लाज रखनी चाहिए। चल उठ, मुझे तुमसे अपना हिसाब लेना है। आचर उठ तो गया, मगर बदस्तूर गिड़गिड़ा रहा था। मैंने राइफल का बट उसके मुंह पर मारा। वो चीख उठा। मेरा हाथ नहीं रुका। दूसरी जरब उसकी पसलियों पर लगी। वो बिलबिलाता हुआ नीचे गिरा। मैंने उसे ठोकरों पर रख लिया। वो जमीन पर लौटता और चीखता रहा, लेकिन मुझे उस पर जरा रहम नहीं आया। उठो, मैंने एक और ठोकर मारते हुए कहा, जितना तेज भाग सकते हो भागो। वो उठ तो गया, मगर भागने की बजाय दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। भागता या सीना छलनी कर दूं, मैं चीखा। वो चंद में दहशत ज़दा सी नजरों से मेरी तरफ देखता रहा, फिर एक तरफ भाग खड़ा हुआ। वो 15-20 गज आगे निकल चुका था। उसके मुंह से अजीब सी आवाजें निकल रही थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। मैंने राइफल सीधी की और ट्रैगर खींच लिया। वीराना एक बार फिर तड़तड़ाहट की आवाज से गूंज उठा। इस मर्तबा उसमें आचर की चीखें भी शामिल थी। वो लड़खड़ा कर ढेर हो गया। मैंने करीब जाकर उसे देखने की जरूरत महसूस नहीं की और मुड़कर लड़की की तरफ देखने लगा, जो जीप से टेक लगाए खड़ी थर थर कांप रही थी। किसी जराइम पेशा गिरोह में शामिल होना अलग बात है, लेकिन जब सूरत ऐसी हो तो बड़े बड़ों का पत्ता पानी हो जाता है। आचर की हालत उसने देखी थी। वो किस तरह गिड़गिड़ा कर मुझसे रहम की भीख मांग रहा था, और वो तो फिर एक औरत थी, फितरतन कमजोर। उसने 3 आदमियों को मेरे हाथों गोलियों से छिलनी होते देखा था और उसका खौफ ज्यादा होना फितरी बात थी। मैंने राइफल कंधे पर लटका ली और जीप के पिछले हिस्से पर चढ़ गया। मीरा दोनों सीटों के बीच औंधा पड़ा था। मैंने बगलों में हाथ डालकर पहले उसे सीट पर डाला और फिर जीप से नीचे धकेल दिया। उसका रिवॉल्वर सीट पर ही पड़ा हुआ था, जिसे मैंने उठा लिया। रिवॉल्वर के तमाम चैम्बर भरे हुए थे। मेरे दिल में अचानक एक ख्याल आया। मैं जीप से कूदकर मीरा की लाश के लिबास की तलाशी लेने लगा। कमीज के पहलू में भी एक जेब थी, जिसमें रिवॉल्वर के फाजिल कारतूस भरे हुए थे। मैंने वो कारतूस निकालकर अपनी पतलून की जेब में डाल लिए। रिवॉल्वर को हाथ में रखा और राइफल रेत पर फेंक दी और घूमकर ड्राइविंग सीट की तरफ आ गया। मुकद्दम की लाश ड्राइविंग सीट पर ऊंधी पड़ी थी। मैंने उसे खींच तान कर जीप से निकाला और घसीटते हुए दोबारा ले जाकर रेत पर डाल दिया। ड्राइविंग सीट और उसके सामने फुट मैट पर खून बिखरा हुआ था। लगता था जैसे यहाँ गाय ज़िबा कर दी गई हो। मैं उस लड़की की तरफ घूम गया, जो बड़ी दहशत ज़दा सी नजरों से मेरी ये कार्रवाई देख रही थी। क्या नाम है तुम्हारा? बेला। वो अकला कर रह गई। बेला, अच्छा नाम है, मैंने कहा, और मेरा ख्याल है तुम ड्राइविंग भी जानती हो। चलो सीट पर बैठो। मैंने ड्राइविंग सीट की तरफ इशारा किया। मगर ये खून। वो सीट की तरफ देखते हुए अकलाई। रेत उठाकर सीट पर डालो और बैठ जाओ, मैंने जवाब दिया और आगे बढ़कर सीट के साथ रखी हुई मुकद्दम की राइफल उठाकर जीप के पिछले हिस्से में डाल दी। बेला चंद में मेरी तरफ देखती रही, फिर दोनों हाथों से रेत उठाकर सीट पर डालने लगी। अच्छा खासा खून फैला हुआ था। रेत तर हो गई। मुझे डैशबोर्ड के खासे में बेला से एक कपड़ा मिल गया। मैंने उस कपड़े से सीट पर डाली जाने वाली रेत नीचे फेंक दी। मजीद रेत डालने से खून पूरी तरह उसमें जज़ब हो गया।
उस कपड़े से मैंने दोबारा सीट साफ कर दी। बेला ने जिस तरह लफ्ज खून कहा था, उससे मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो हिंदू थी। हिंदी बोलने वालों की जबान से उर्दू के बाद अल्फाज मुश्किल ही से निकलते थे। यहाँ इस सारी कार्रवाई में 1 घंटा लग गया था। इस वक्त शायद 5 बजने वाले थे। दिन का उजाला फैलने लगा था। जीप की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। मेरे एक हाथ में रिवाल्वर था और दूसरे हाथ मैंने डैशबोर्ड पर जमा रखा था। हमारे चारों तरफ तहद्दे निगाह रेगिस्तान फैला हुआ था। सब्जे के नाम पर कहीं कोई झाड़ी तक नजर नहीं आ रही थी। कहाँ की रहने वाली हो? मैंने बेला की तरफ देखते हुए पूछा। गूड़ गांव की, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। ये कहाँ है? मैंने पूछा। दिल्ली के करीब एक छोटा सा शहर है, बेला ने जवाब दिया। इस वडेरे से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? क्या नाम है उसका? हाँ, रईस कुब्बू। मैं चंद में खामोश रहा, फिर उसके जवाब का इंतजार किए बगैर बोला। दिल्ली हिंदुस्तान का कैपिटल है और सरहद से सैकड़ों मील दूर है, और रईस कुब्बू का वो गांव या डेरा सरहद से कई घंटों के फासले पर पाकिस्तान में वाक़ है। तुम्हारा रईस कुब्बू से क्या ताल्लुक है? वो मेरा दोस्त है, बेला ने जवाब दिया। वो अपने आप को बड़ी हद तक संभाल चुकी थी। 4 साल पहले वो हिंदुस्तान से आया था। हमारी पहली मुलाकात दिल्ली में हुई थी। उसके बाद मैं भी 1-2 मरतबा कराची गई। वो मुझे पसंद करने लगा था। इस तरह हमारी मुलाकातों का ये सिलसिला जारी रहा। कभी वो हिंदुस्तान आ जाता और कभी मैं पाकिस्तान चली जाती, और ये आमदोरफ्त गैर कानूनी होती थी। मैंने चुभती हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। इन मुलाकातों का मकसद, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसके अलावा और क्या मकसद होगा? उसने जवाब दिया। बात हल्क से नहीं उतरी। मैंने कहा, मैं असल मकसद जानना चाहता हूँ, लव स्टोरी नहीं सुनना चाहता। रात की तारीकी में गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करना और फिर एक लाताल्लुक आदमी को कैदी बनाकर सरहद पार पहुंचाना, ये तुम्हारी लव स्टोरी का हिस्सा तो नहीं? मुझे यकीन है कि मुझसे पहले भी मुझ जैसे लोगों को इस तरह सरहद पार पहुंचाया जाता होगा। क्या हिंदुस्तान में किसी जगह गुलामों की मंडी भी लगती है? गुलामों की मंडी? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। हाँ, जहाँ अगवा किए हुए मुझ जैसे अट्टे कट्टे नौजवानों की खरीदो फरोख्त होती हो, मैंने कहा। मुझे नहीं मालूम कि हिंदुस्तान में कहीं ऐसी कोई मंडी लगती हो, बेला ने जवाब दिया। तो फिर मुझे कहाँ ले जाया जा रहा था? मेरे इस सवाल पर वो एक बार फिर चौंक गई। मुझे नहीं मालूम, वो चंद लम्हे की खामोशी के बाद बोली। मुझे तो इनके साथ कदालिया तक जाना था। वहाँ से मैं माउंट इबू चली जाती और जयपुर से होती हुई दिल्ली का रुख करती। तुम्हारे बारे में मैं नहीं जानती कि वो तुम्हें कहाँ ले जाना चाहते थे। जाहिर है मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं आया था। मजीद सवाल करने की बजाय मैं खामोश बैठा इधर उधर देखता रहा। मशरकी उफक पर सुर्खी फैलने लगी थी, जो शाह खबर की आमद का पता दे रही थी। जीप को अचानक ही धचके लगने लगे थे। इंजन बुरी तरह खांसने लगा था। उसकी रफ्तार भी बदतदरीज कम होती चली गई। फ्यूल खत्म हो गया है, बेला ने फ्यूल बताने वाले डायल की तरफ देखते हुए कहा। सुई 0 पर पहुंचकर साकित हो चुकी थी। घबराओ नहीं, पीछे पेट्रोल के 3 कैन रखे हुए हैं। जीप रोक लो, मैं टैंक में पेट्रोल डाल देता हूँ, मैंने कहा। बेला ने जीप रोक कर इंजन बंद कर दिया। मैं जीप के पिछले हिस्से में आ गया, जहाँ सीट के नीचे पेट्रोल के कैन रखे हुए थे। मैंने एक कैन उठा लिया और ढकना खोलकर जीप की टैंकी में पेट्रोल डालने लगा। वो कैन 5 गैलन का था। मैंने पूरे का पूरा पेट्रोल टैंकी में उंडेल दिया। सूरज तुलू हो चुका था। धूप निकलते ही किरणें सुइयों की तरह जिस्म में चुभने लगी। मैं जानता था कि धूप जैसे जैसे तेज होती जाएगी, हमारे लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। दिन के वक्त किसी सहरा में सफर करना क़यामत से कम नहीं होता। जीप को दोबारा स्टार्ट होने में चंद मिनट लगे। हमारा सफर बहरहाल दोबारा शुरू हो गया। जीप के दोनों तरफ बाहर की साइड पर पानी का एक मशकीज़ा लटका हुआ था। मैंने एक मशकीज़ा उतार लिया। पहले चंद घूंट पानी पिया और फिर मशकीज़ा बेला की तरफ बढ़ा दिया। एक हाथ से मशकीज़ा मुंह से लगाकर पानी पीने की कोशिश करते हुए कुछ पानी उसके गले पर बहते हुए शर्ट के अंदर किसी जगह गायब हो गया। हम तकरीबन 1 घंटे तक सफर करते रहे। धूप खासी तेज थी, रेत भी तपने लगी थी और मैं सोच रहा था कि अगर हम जल्दी किसी महफूज जगह पर ना पहुंचे तो हमारे दिमाग पिलपिले हो जाएंगे। बेला ने अचानक जीप रोक ली और इधर उधर देखने लगी। क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरा ख्याल है मसल रास्ते से हट गए हैं, बेला ने जवाब दिया। उसकी आंखों में वहशत और लहजे में तशवीश थी। रईस कुब्बू ने रवानगी से पहले मुकद्दम से कहा था कि दलदल के साथ साथ सफर करते रहें, वो रास्ता कदालिया तक पहुंचा देगा। मैंने कहा, यह अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि दलदल किस तरफ है, बेला ने जवाब दिया। वो जीप से उतर गई। मैंने भी अपनी सीट छोड़ दी और हम एक छोटे से टीले पर चढ़ गए। वो उस तरफ, मैंने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। झाड़ियां नजर आ रही हैं, हो सकता है दलदली इलाका भी उसी तरफ हो। वो शराब भी हो सकता है, बेला ने उस तरफ देखते हुए जवाब दिया। किसी शराब के चक्कर में फंसने के बाद मौत ही पीछा छोड़ सकती है। वो शराब नहीं है, मैंने इधर उधर देखते हुए जवाब दिया। अगर वो शराब होता तो किसी और तरफ भी ऐसा मंदिर दिखाई देता, लेकिन किसी तरफ ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही। वो झाड़ियां ही हैं और यकीनन दलदली इलाका भी उसी तरफ है। हम टीले से उतर आए और फिर बेला ने जीप का रुख उसी तरफ मोड़ दिया। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। वो झाड़ियों का जंगल था और उसके साथ दलदली इलाका था। जीप झाड़ियों से कुछ फासले पर चलती रही, लेकिन हम एक बार फिर दलदली इलाके से बहुत दूर निकल गए। टीलों के करीब से गुजरते हुए जीप की रफ्तार फिर कम होने लगी। अब तक हम जिस इलाके में सफर करते आए थे, रेत सख्त और जमी हुई थी, लेकिन अब यह खित्ता ऐसा नहीं था।
रेत नरम थी और जीप के पहिए दंस रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद आखिरकार जीप रुक गई। बेला इंजन को रेस देती रही और रेत में दंसे हुए पहिए घूमते रहे। मैं नीचे उतर आया। पहिए पूरे के पूरे रेत में दंसे हुए थे। उनके घूमने से रेत उड़ रही थी और पहियों के नीचे रगड़ से कुछ और गहरे हो गए थे। मैं इतराव में देखने लगा। पहियों के नीचे पत्थर वगैरह रखकर जीप को निकाला जा सकता था, मगर हमारे चारों तरफ रेगिस्तान था। पत्थरों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। बेला भी नीचे उतर आई। हम आधे घंटे तक कोशिश करते रहे, मगर जीप रेत के उन गढ़ों से नहीं निकल सकी। उस वक्त सुबह को 9 ही बजे थे, मगर धूप नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी। मेरा जिस्म पसीने में शराबूर हो चुका था। टी शर्ट चिपक रही थी, जिससे कुछ ज्यादा उलझन हो रही थी। मैंने टी शर्ट उतार कर उसे सर पर डाल लिया और बेला की तरफ देखने लगा। उसकी हालत मुझसे ज्यादा उतर थी। वो जीप के साए में बैठी हुई थी, लेकिन तपश तो जाहिर है वहां भी थी। उसने शर्ट का एक और बटन खोल दिया था। मैं उसे नजरें बचाने की कोशिश कर रहा था। मैंने मशकीजा उठाकर पानी के 1-2 घूंट भरे और मशकीजा बेला की तरफ बढ़ाकर टीले पर चढ़ने लगा। मेरे पैर तपती हुई रेत में धंस रहे थे। तकरीबन 50 फुट ऊपर टीले पर चढ़ने में 6-7 मिनट लग गए। टीले की दूसरी तरफ रेत का हमवार मैदान सा था। लहरें लेती और शीशा की तरह चमकती हुई रेत पर नजर टिकाना मुश्किल था। उस मैदान के दूसरी तरफ एक और ऊंची पहाड़ी नजर आ रही थी। मैं देर तक उस पहाड़ी की तरफ देखता रहा। जब मुड़कर देखा तो बेला भी टीले पर चढ़ रही थी। कुछ देर बाद वो भी मेरे करीब खड़ी उस पहाड़ी की तरफ देख रही थी। मुझे याद आ गया। उसकी आंखों में चमक सी उभर आई। ये वही पहाड़ी है। अगर हम वहां पहुंच जाएं तो कदालिया तक आसानी से पहुंच सकेंगे। तुम्हारा मतलब है कि कदालिया उस पहाड़ी से इतना करीब है कि हम आसानी से वहां पहुंच जाएंगे? कदालिया उस पहाड़ी से 7-8 कोस के फासले पर है, बेला ने जवाब दिया। पहाड़ी के इलाकों में हमें धूप से बचने और आराम करने की जगह मिल जाएगी। रात के वक्त कदालिया तक का फासला तय करना मुश्किल नहीं होगा। बेला की बात काबिले गौर थी। जीप रेत के गढ़ों में इस तरह फंसी थी कि उसे निकालना मुमकिन नहीं था। अब बेहतर यही था कि हम जीप छोड़कर किसी तरह उस पहाड़ी तक पहुंच जाएं और दिन वहां गुजारने के बाद रात के वक्त कदालिया का रुख किया जाए। मैं एक बार फिर पहाड़ी की तरफ देखने लगा। मेरे ख्याल में फासला 2-2.5 मील से ज्यादा नहीं था। यहाँ बड़े बड़े चिलचिलाती धूप का शिकार होने से बेहतर था कि उस पहाड़ी तक पहुंचने की कोशिश की जाती। तुम यहीं रुको, मैं जीप से पानी के मशकेजे ले आऊं तो फिर हम चलते हैं, मैंने बेला की तरफ देखते हुए कहा और जवाब का इंतजार किए बगैर टीले से उतरने लगा। मैंने पानी के दोनों मशकेजे अपने कंधों पर टांग लिए। चलते चलते मेरी नजर मुकद्दम वाली राइफल पर पड़ गई। मेरे पास अगरचे मीरा वाला रिवाल्वर मौजूद था, लेकिन मैंने राइफल भी उठा ली। टीले पर पहुंचकर मैंने एक मशकीजा बेला के हवाले कर दिया, जिसे उसने कंधे पर टांग लिया और हम टीले की दूसरी तरफ उतरने लगे। कुछ दूर तक तो हम चलते रहे, लेकिन फिर कदम उठाना मुश्किल हो गया। आसमान पर आग बरसाता हुआ सूरज और पैरों के नीचे अंगारों की तरह तपती हुई रेत ऐसे लग रहा था जैसे जहन्नुम के किसी गर्म तरीन खित्ते में आ गए हों। मेरा ख्याल था कि हम 1-1.5 घंटे में उस पहाड़ी तक पहुंच जाएंगे, मगर 1 घंटा सफर करने के बाद भी वो पहाड़ी उतनी ही दूर नजर आ रही थी। मेरे हाथ में पकड़ी हुई राइफल आग में डूबती हुई सलाख की तरह तप रही थी और अब ये मुझे एक ऐसा बोझ लगने लगी थी जिसे जबरदस्ती मुझ पर लादा गया हो। मैंने राइफल की तरफ देखा और फिर उसे हाथ से छोड़ दिया। बेला की हालत मुझसे ज्यादा उतर थी। उसने जिंदगी का कुछ हिस्सा मुश्किलात में जरूर गुजारा होगा, मगर ऐसा वक्त उस पर कभी नहीं आया होगा। वो हर 2-4 कदम बाद गिर जाती। मैंने उसे बाजू से पकड़ लिया और उसे अपने साथ साथ घसीटने की कोशिश करता रहा। अगर जमीन सख्त होती तो शायद ज्यादा मुश्किल पेश ना आती, मगर नरम और भुरभुरी रेत में पैर दंस रहे थे। एक पैर रखने के बाद दूसरा कदम उठाना मुश्किल हो रहा था। पसीना मेरे जिस्म से दारों की सूरत में बह रहा था। हल्क बार बार खुश्क हो जाता और जबान सूख कर कांटे की तरह तालू में चुभने लगती। हर 4 मिनट बाद पानी के 1-2 घूंट भरने पड़ते और मैं सोच रहा था कि अगर यही हालत रही तो हमारे दोनों मशकेजे पहाड़ी तक पहुंचने से पहले ही खाली हो जाएंगे। पहाड़ी अब ज्यादा दूर नहीं रह गई थी। बेला चलते चलते लड़खड़ा कर गिर गई। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। उसकी आंखें बंद थी और वो बेहिस्सो हरकत होकर रह गई। मेरे ज़हन में एक लम्हे को ख्याल उभरा था कि कहीं सनस्ट्रोक तो नहीं हो गया। अगर ऐसा हो गया तो मेरे लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। अगर बेला खत्म हो गई तो मैं भी इस जहन्नुम से जिंदा नहीं निकल सकूंगा। मेरी जिंदगी बेला की जिंदगी से मशरूब थी। मैंने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे, कुछ पानी उसके हल्क में टपकाया तो उसने कसमसाते हुए आंखें खोल दी। बेला, मैंने उस पर झुकते हुए कहा, हिम्मत से काम लो। वो पहाड़ी अब ज्यादा दूर नहीं रह गई, बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। मैं चल नहीं सकती। बेला करा उठी। हिम्मत से काम लो, मैंने कहा ना। यहाँ एड़ियां रगड़ रगड़ कर दम तोड़ने से तो बेहतर है कि कुछ कोशिश कर ली जाए। जिंदगी को हमसे शिकवा तो नहीं रहेगा कि हमने इसे बचाने की कोशिश नहीं की। मैं खामोश होकर इधर उधर देखने लगा। वो पहाड़ी 2 फरलांग के फासले पर रह गई थी। फिर मेरी नजरें ऊपर की तरफ उठ गई और उसके साथ ही मैं कांप उठा। हमारे सरों के ऐन ऊपर बहुत बुलंदी पर 4-5 गिद्ध मुंडरा रहे थे। बेला, मैंने उसे कंधे से पकड़कर झंझोड़ दिया। वो देखो, आसमान पर गिद्ध हमारे मरने का इंतजार कर रहे हैं। अगर हम हिम्मत हार गए तो वो हमारे मरने का इंतजार किए बगैर हमारी बोटियां नोचना शुरू कर देंगे।
बेला ने आसमान पर गिद्धों को देखा और फिर जुरजुरी सी लेकर रह गई। मैंने उसे सहारा देकर उठाया और हम लड़खड़ाते हुए पहाड़ी की तरफ चलने लगे। गिद्धों के खौफ ने बेला में थोड़ी सी हिम्मत तो पैदा कर दी थी। मैं बार बार आसमान की तरफ देख रहा था। गिद्धों की तादाद अब बढ़ गई थी और उनकी बुलंदी भी कम हो गई थी। मुझे अंदेशा था कि शिकार हाथ से निकलते देखकर वो हम पर झपट ना पड़े, इसलिए मैं बेला को घसीटते हुए तेज तर चलने की कोशिश कर रहा था। मैंने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और मुझे अपना सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। गिद्धों की तादाद और 10-12 हो गई थी। वो काफी नीचे आ गए थे। बेला एक बार फिर लड़खड़ा कर गिर गई। मैंने झुककर उसे कंधे पर लाद लिया और तेज से चलने की कोशिश करने लगा। पहाड़ी अब ज्यादा दूर नहीं रह गई थी। पैरों के नीचे अब भी रेत कतरे सख्त और जमी हुई थी, इसलिए मुझे चलने में भी दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। लेकिन अब मेरी अपनी हालत भी बहुत खराब थी। अपने आप को ही घसीटना दुश्वार था और एक सेहतमंद औरत का बोझ कंधे पर लाद कर चलना तो और भी मुश्किल था। मैं लड़खड़ा कर रह गया, संभलने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सका और धड़ाम से नीचे गिरा। बेला के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और फिर दूसरे ही लम्हे पैरों की फड़फड़ाहट की आवाज सुनकर मैं चौंक उठा। सर उठाकर देखा तो खौफ से मेरे मुंह से भी हल्की सी चीख निकल गई। एक गिद्ध हमारे सरों से 20-22 फुट ऊपर से होता हुआ तकरीबन 15 गज दूर जाकर रेत पर बैठ गया था। उसकी नजरें हम पर मरकूज थी। एक और गिद्ध नीचे आने के लिए गोता लगा रहा था। बेला भागो! मैं उठते हुए चीखा और बेला का हाथ पकड़ लिया। बेला ने भी सूरत-ए-हाल की नजाकत का एहसास कर लिया था और उसमें न जाने कहां से इतनी हिम्मत पैदा हो गई थी कि वो मेरा हाथ पकड़े मुझसे भी तेज दौड़ने लगी। मौत का खौफ इंसान के अंदर इतना हौसला पैदा कर देता है कि वो ताकुब में आने वाली मौत को भी पीछे छोड़ देता है। इस वक्त बेला में भी कुछ ऐसा ही हौसला ऊद कर आ गया था। मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा और उस वक्त तक 3 गिद्ध रेत पर लैंड कर चुके थे और फुदक फुदक कर आगे बढ़ रहे थे, जबकि फिजा में मुड़लाने वाले गिद्ध भी ज्यादा बुलंदी पर नहीं रह गए थे। हम सुर्ख चट्टान के दामन में पहुंचकर भी तेजी से दौड़ते रहे। अब मैं नहीं, बेला मेरा हाथ पकड़कर खींच रही थी। चंद गज का फासला तय करने के बाद हम एक कुशादा दराड़ में घुस गए। ये दराड़ काफी कुशादा और काफी तवील थी। उसका इख्तिताम एक खुली जगह पर हुआ। ये दरअसल 2 पहाड़ियां थी जो दूर से एक ही लगती थी। एक तरफ ये दोनों चट्टानें आपस में मिली हुई थी। इस तरह की अंग्रेजी का उरूफ यू बन गया। उस खुली जगह पर पहुंचकर मैंने ऊपर देखा, आसमान पर गिद्ध थे। ये गालिबन वही गिद्ध थे जो हमारी तरफ से मायूस होकर किसी और शिकार की तलाश में आसमान पर परवाज करने लगे थे। वो गर्दिश करते हुए बुलंदियों की तरफ जा रहे थे। हम साहिबान की तरफ आगे को उभरी हुई एक चट्टान के साए में ही बैठ गए। हम दोनों हाँप रहे थे। पसीना मेरे मसामों से इस तरह बह रहा था जैसे वैराने में लातादाद चश्मे फूट पड़े हों। मैं चट्टान से टेक लगाए बैठा अपने बेरब तनफ्फुस पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बाएं तरफ देख रहा था, जहां दोनों चट्टानें आपस में मिली हुई थी। लो पानी पी लो। बेला की आवाज सुनकर मैं घूम गया। उसके साथ ही मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। सांस की रफ्तार फिर तेज हो गई और जिस्म के मुसाम फिर पसीना उगलने लगे। दिमाग में धमाके होने लगे और फिर पूरे बदन पर चींटियां सी रेंगती हुई महसूस हुई। बेला ने कमीज उतार कर एक तरफ फेंक दी थी। उसके जिस्म के बालाई हिस्से पर अब वो मुख्तसर सा लिबास था जिसे औरतें लिबास की हैसियत से भी मर्दों की निगाहों से छुपाने की कोशिश करती हैं। बेला का बदन उस मुख्तसर तरीन लिबास की कैद से भी आजाद होने के लिए मचल रहा था। गुलाबी ढुनान पर पसीने के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे। मेरी नजरें गोया उसके बदन पर चिपक गई। मेरी प्यास कुछ और बढ़ गई। हल्क खुश्क हो गया। मैंने उसके हाथ से मशकीज़ा लेकर मुंह से लगा लिया। पानी के चंद कतरे ही मेरे हल्क में गए होंगे कि बाकी पानी मेरे गले पर बह रहा था। बेला ने मेरे हाथ से मशकीज़ा ले लिया। मैं पल झिपकाए बगैर बेला की तरफ देख रहा था। मेरे अंदर जलजला सा आया हुआ था। कनपटियां सुलग रही थी। मैंने बेला का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचने लगा। बेला मेरी नीयत भांप गई। वो हाथ छुड़ाने की मुज़ाहमत करने लगी, लेकिन मैं एक ऐसे तूफान की लपेट में आ चुका था जिसके आगे बंद बांधना मुमकिन नहीं था। वो सैलाब का एक जबरदस्त रेला था जो मुझे अपने साथ बहाता ले गया। बेला की मुज़ाहमत भी बराए नाम ही साबित हुई और फिर वो भी मेरे साथ इस सैलाब में बहने लगी।